हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। हाइजीन के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, अलग अलग 100 नंबर। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट फर्स्ट होता है, एक पार्ट सेकंड होता है। ये 50 नंबर का होता है पार्ट ए, और पार्ट बी होता है 50 नंबर का। इसमें जो आती है, इसमें आती है पब्लिक हाइजीन, जिसके बारे में अब हम शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट ए है सामाजिक सद्वर्त यानी कि पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन इन द सेंस इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जनपदोध्वंस के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है। एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, और जल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटा का डिस्पोजल, मतलब कि इस एक्सक्रीटा का डिस्पोजल मतलब कि किस तरह से करना है उसको, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो शौचालय वगैरह है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके अंदर से क्वेश्चन आता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ से जो जो क्वेश्चन आएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं सब साथ ही साथ बताती चलूँगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है इसमें जनपदोध्वंस। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले बताती हूँ। मेनली जनपदोध्वंस का कारण, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो उसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। कारण आता है कि किन भावों के कारण जनपदोध्वंस होता था, वो 4 भाव हम पढ़ेंगे। मूल कारण कौन है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बस ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जनपदोध्वंस जो है, इसका वर्णन हम पढ़ के आ चुके हैं चरक विमान 3 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं जनपदोध्वंस जो होता है वो होता क्या है। जनपद यानी कि स्थान विशेष पर लोगों का मरना। जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, इसके अंदर क्या हुआ था कि कोरोना महामारी के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं वो कोरोना के कारण मर रहे थे। क्यों मर रहे थे? उन 4 भावों के कारण। जबकि सब ने अच्छा आहार विहार किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे जो उन सब में सेम थे। क्या क्या कारण थे उन सब में सेम? उनकी सबकी जो प्रकृति भी अलग थी, आहार भी सबने अलग अलग किया। कुछ दूषित आहार विहार खा रहे थे तो उसके कारण हो रहे थे, लेकिन कुछ अच्छा आहार विहार भी कर रहे थे, उनकी प्रकृति भी सही थी, उन्होंने सब कुछ बैलेंस कर रखा था। उसके बावजूद भी वो क्या हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए। क्यों? क्योंकि जल, वायु, देश, काल, ये तो 4 सेम थे। और कोरोना किन में फैला हुआ था? इन चारों में ही था। जिसके कारण इन्हीं 4 के दूषित होने के कारण क्या रहा, कोरोना जो था वो प्रत्येक व्यक्ति तक जा रहा था। तो जनपदोध्वंस किसी स्थान विशेष पर किसी महामारी के कारण, ठीक है, या किसी बीमारी के कारण, जो 4 भाव होते हैं जो मनुष्य को दूषित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूषित होने के कारण वो बीमारी जो होती है तेजी से वहाँ फैलती है और जनपद को मार करती है, यानी कि लोगों का विनाश करती है, वहाँ से लोगों को मारती है, उसे बोलते हैं जनपदोध्वंस। पढ़ते हैं। जनपद का मतलब होता है कोई एक स्थान विशेष। ध्वंस का मतलब होता है विनाश। किसी स्थान विशेष पर ध्वंस होना यानी कि विनाश होना, किनका? लोगों का, यानी कि जनता का मरना। जब कोई रोग किसी स्थान विशेष पर, ठीक है, वहाँ के वातावरण यानी कि वो 4 भाव यानी कि वायु, जल, देश, काल, इन चारों को दूषित करने के कारण, इन चारों के दूषित हो जाने के कारण क्या करता है, तेजी से फैलता है, इसे जनपदोध्वंस कहते हैं। इसका वर्णन हम चरक विमान 3 में पढ़ के आ चुके हैं लास्ट ईयर। जनपदोध्वंस को क्या बोलते हैं? जनमार बोला है, यानी कि लोगों को मारता है, इसलिए जनमार। मरक बोला है, महामारी बोला है। सभी मनुष्य, एक क्वेश्चन है कि सभी मनुष्य प्रकृति में अलग अलग होते हैं, ठीक है, हाँ होते हैं। किसी की वातज, किसी की पित्तज, किसी की द्वंदस होती है। आहार, देह का बल, सातम्य, मन, आयु होती है, सबकी अलग अलग होती है। फिर भी लोग क्या करते हैं, सारे व्यक्ति, समस्त व्यक्ति एक ही व्याधि से ग्रसित थे। यही कोरोना में था कि कोरोना जो था, सबकी प्रकृति अलग अलग थी, सबका आहार अलग अलग था, सबका जो बॉडी की जो ताकत थी, इम्यूनिटी थी, देह का बल था, वो अलग अलग था, लेकिन सभी एक ही बीमारी से ग्रसित थे। क्यों? क्योंकि प्रकृति और आहार आदि असमान होते हुए भी, जो ये असमान हो, जैसे प्रकृति असमान हो,
चाहे आहार असमान हो, असमान ही होते हैं, हर किसी का आहार विहार सेम तो होता नहीं, कोई विरुद्ध आहार करता है तो कोई पथ्य आहार विहार करता है तो कोई अपथ्य करता है। उनके बावजूद भी कुछ भाव ऐसे होते हैं कि कुछ भाव जो एक समान हैं। क्या क्या है एक समान? उनके विकृत होने, उनके एक ही समय में विकृत होते हैं वो। पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में ये 4 भाव ऐसे थे जो एक ही टाइम में सब जगह विकृत थे, जिसके कारण क्या फैला? कोरोना फैला। तो ये 4 भाव जो होते हैं एक समय पर, एक साथ, एक ही समय पर क्या होते हैं? विकृत होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है और जनपद को मार डालता है। वो 4 भाव कौन से हैं? ये जो भाव है वो कौन से हैं? ये हैं जल, वायु, देश और काल। इन्हीं 4 भावों के कारण क्या आती है? जनपदोध्वंस होता है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, किन कारणों से या किन भावों के कारण जनपदोध्वंस होता है? तो ये 4 भाव है, 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे कि विकृत वायु, अगर वायु विकृत होती है तो क्या लक्षण होता है? विकृत वायु जो होती है वो क्या होती है? अस्वास्थ्यकर होती है, यानी स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। यह क्या होती है? ऋतु के स्वभाव से विषम, अर्थात अत्यंत रुक रुक कर बहेगी। एक तो या तो जैसे नॉर्मल वायु बहती है तो वैसे तो नहीं बहेगी, रुक रुक कर बह रही है, पहले रुकेगी रुक रुक कर। अधिक वेग वाली होगी, अत्यंत कर्कश होगी, बहुत ज़्यादा रुष्ट होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, शीत होगी, बहुत गर्म होगी, अत्यधिक शब्द के साथ बहने वाली, अत्यधिक रुक्ष, अत्यधिक नमी युक्त, अत्यंत भयंकर तूफान की तरह आएगी। और क्या होगी? कुंडलित, यानी कि जो चक्रवात आदि टाइप होती है ना, कुंडलित वायु बहती है। अप्रिय गंध वाली होगी, वाष्प से युक्त होगी, धूल से युक्त होगी। वायु चलेगी तो क्या होगी? धुआं होगी, धुएं से मिश्रित होगी वायु, धूल से मिश्रित होगी, वाष्प से मिश्रित होगी। तो ऐसी जो वायु होती है, ऐसी वायु के जो लक्षण होते हैं वो विकृत वायु के लक्षण होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं विकृत जल या फिर देश के लक्षण। विकृत जल के लक्षण, ये नॉर्मल चीजें हैं, रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी लिख के आ सकता है। विकृत जल के लक्षण क्या होते हैं? जब जल जो होता है अत्यंत विकृत होता है तो एक तो प्राकृत जल जो होता है ना, उसका वो अव्यक्त रस वाला होता है। अगर किसी रस के, किसी भी जल के अंदर रस उत्पन्न हो गया ना तो विकृत रस है, ये ध्यान रखना। तो जो विकृत होता है उसके अंदर गंध भी होती है, जबकि जल की किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। उसका वर्ण भी होता है, लेकिन कभी भी पानी देखना, उसका जो स्वच्छ पानी होता है ना, उसका कोई रंग नहीं होता है। उसका रस होता है, अव्यक्त रस वाला होता है स्वच्छ जल। लेकिन जो विकृत जल होता है वो क्या होता है? रस युक्त होता है, स्पर्श युक्त होता है, कोई स्पर्श नहीं होता है। स्वच्छ जल में कोई स्पर्श नहीं होता, लेकिन विकृत जल में स्पर्श होगा। क्लीनता होगी, पिच्छलता होगी, किसमें? विकृत जल में। लेकिन जो स्वच्छ जल होता है उसमें किसी प्रकार की कोई क्लीनता नहीं होती, किसी प्रकार की कोई पिच्छलता नहीं होती। जलचर पक्षी भी क्या होते हैं? जो जल में रहने वाले पक्षी होते हैं वो भी इस जल को छोड़ के क्या होते हैं? या तो चले जाएंगे या इसमें मर जाते हैं। जलाशय क्या करते हैं? सूख जाएंगे। जिस जलाशय में रहने वाले प्राणी अपने आप मर जाते हैं, और यह पानी क्या होता है? पीने योग्य नहीं होता। वो होते हैं विकृत जल के लक्षण। उसके बाद आता है विकृत देश के लक्षण। जिस देश के प्राकृतिक व्रण, गंध, रस, स्पर्श, विकार से युक्त हो, अधिक मात्रा में जहाँ क्लीनता हो, जिस देश में अधिक मात्रा में क्लीनता हो, पानी बहुत ज़्यादा है, बाढ़ आ रही है, ये सब हो रहा है। हिंसक प्राणी जो है, जैसे सर्प है, मच्छर है, टिड्डी है, चूहे हैं, मक्खी है, इन सब से वो जो देश है वो घिरा हुआ है। जहाँ तृण घास फूस जो होते हैं, घास फूस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ फसलें अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और हवा जो होती है, हवा के साथ क्या होता है? धुआं आता है। चिड़ियाएँ चहचहाती रहती हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये सब लिखा हुआ, ये नॉर्मल चीज़ है। मृग या पक्षी इधर उधर घूमते रहते हैं। लोग जो होते हैं उनमें सदाचार और सद्गुण जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो अहिंसा पर उतर आते हैं, अत्याचार पर उतर आते हैं। यानी अत्याचार, ये सदी और अहिंसा जो होते हैं वो करने लग जाते हैं। और निरंतर वहाँ उल्कापात होते रहते हैं, बिजलियाँ गिरती रहती है, उल्कापिंड गिरते रहते हैं, भूकंप आते हैं और रोने चिल्लाने की भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। फिर आता है विकृत काल के लक्षण। जिस ऋतु में जो लक्षण होने चाहिए उनके विपरीत लक्षण होते हैं। यानी कि जहाँ गर्मी होनी चाहिए थी लेकिन गर्मी नहीं है, वहाँ बहुत ठंड है गर्मी की ऋतु में। जहाँ जिस ऋतु में ठंड होनी चाहिए थी उस ऋतु में बिल्कुल ठंड नहीं है, उस ऋतु में गर्मी हो रही है। तो वो होते हैं, जिस ऋतु में जो लक्षण होने चाहिए थे उनके विपरीत लक्षण जो होते हैं वो विकृत काल के लक्षण होते हैं। तो ऐसा अगर कुछ होने लग जाए तो वहाँ पर डेफिनेटली जनपदोध्वंस होगा। इन भावों से
इन भावों में वायु जल देश काल उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। सबसे बलवान काल होता है, फिर देश, फिर जल और फिर वायु बलवान होती है। ठीक है। उसके बाद होता है जनपदोध्वंस के कारण। वायु जल देश काल आदि भावों के दोषयुक्त होना ही जनपदोध्वंस का कारण है। लेकिन मूल कारण वो पूछे कि वायु जल देश काल इनकी विकृति में कारण क्या है। जनपदोध्वंस का कारण तो ये है, लेकिन अब इन चारों भाव जो हैं इनकी विकृति का कारण कौन है। इनकी विकृति का मूल कारण होता है अधर्म। और अधर्म जो होता है, इन चारों की विकृति अधर्म है, लेकिन अधर्म जो है उसके अंदर जो वो ही विकृति, उसमें मूल कारण कौन है। पूर्व जन्म में व्यक्ति के किए गए पाप कर्म। और अधर्म और पूर्व जन्म में जो व्यक्ति ने पाप कर्म किए उनका मूल कारण क्या है, प्रज्ञापराध। यानी जब व्यक्ति की धी धृति और स्मृति भ्रंश हो जाती है तो वो क्या करता है, बुरे कर्म करता है, अधर्म करता है, वो धर्म नहीं करता। जब व्यक्ति के अंदर स्मृति नहीं होगी, जब उसे पता ही नहीं है कि क्या सत्य है, वो क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, तो वो क्या करता है, बुरे कर्म करता है। और वो करता क्यों है, पूर्व जन्म में किए गए असत कर्म, यानी कि जो पहले के जन्म में जो कर्म रह गए थे बुरे, उनको पूरा करने के लिए। फिर आता है संप्राप्ति। मूल कारण अगर देखते हैं तो एक होता है अधर्म, ठीक है, और एक पड़ाव ने पूर्व जन्म के किए गए कर्म यानी कि प्रज्ञापराध। इनसे क्या होता है, ये चार जो भाव होते हैं ये विकृत होते हैं। वायु जल देश काल ये क्या होती हैं, विकृत होते हैं। और जन समूह में क्या होती है, व्याधियां उत्पन्न होती हैं इनके कारण। तो संप्राप्ति दे पूछे तो यही आएगी। कोई विशेष इसमें समझने वाला तो कुछ था नहीं इस चैप्टर में। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मूल कारण क्या है और मूल भाव क्या है, बस। जनपदोध्वंस के उपाय अब अगर हो गई है तो क्या चिकित्सा हो सकती है, कि औषधि के द्वारा चिकित्सा हो सकती है, पंचक्रम के द्वारा चिकित्सा हो सकती है, कि दोषों का संशोधन करना है, उनको निकालना है, रसायन का प्रयोग करवाओ देह के बल के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। जनपदोध्वंस अगर हो रहा है तो उससे पहले क्या कर लेनी चाहिए, औषधियाँ संग्रह कर लेनी चाहिए, जिससे क्या वो औषधियाँ जब जनपदोध्वंस होगा तब काम में आ सकें। सद्व्रत का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यानी कि कोरोना हुआ तो बता दो कि भाई मेरे में कोरोना है, मैं पॉजिटिव हूँ। ऐसा नहीं है झूठ बोल रहा है कि नहीं मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, तो उसके कारण क्या होगा, उसके पास जाके बैठ के दूसरे के पास, तो वो दूसरे को कोरोना हो जाएगा। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। प्राणियों में दया का भाव होना चाहिए, दान होनी चाहिए, बलिक्रम देवताओं का पूजन करना, कल्याणकारक जनपदों में निवास करना चाहिए, यानी अच्छी जगह रहना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करते हुए रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एसटीडी रोग ना हो इसके लिए, ब्रह्मचारी और महर्षियों की सेवा करनी चाहिए, धर्मशास्त्र आदि को सुनना और आचार रसायन का पालन करना। तो ये था आपका जनपदोध्वंस चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, मूल कारण और इन किन के कारण जनपद, 4 भावों के कारण होता है। अगर संप्राप्ति पूछे तो आप लिख के आ सकते हो कि सबसे पहले इसका मूल कारण लिखना है कि अधर्म था, और एक कारण अधर्म और ये पूर्व जन्म में किए गए कर्म है। अब इन दोनों की योनि कौन है, प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध के कारण इनसे क्या होता है, ये 4 भाव जो होते हैं विकृत होते हैं। इन 4 भाव के विकृत होने से क्या होती है, जनपदोध्वंस होता है। उसके बाद पढ़ते हैं, ये चैप्टर है काम के, वायु। क्या क्या पढ़ेंगे वायु के अंदर, हम पढ़ेंगे वायु के गुण पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये आती है। यहाँ से आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रॉपर्टी पूछता है। वायु की शुद्धि किस तरह से करनी है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और कंपोजिशन क्या है एयर का, थर्मल डिस्कम्फर्ट क्या होता है, कंफर्ट जोन कौन सा होता है, कैसा होता है, और मतलब कि क्या क्या पढ़ेंगे हम। थर्मल कंफर्ट जोन जो होता है उसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे, वो क्या क्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगे, अभी आएगा। एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसका सोशल एस्पेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, और एक वेंटिलेशन। यहाँ से आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। और एक आती है ग्लोबल वार्मिंग, इंपॉर्टेंट। और एक माउंटेन एयर एंड हाई एटीट्यूड हेल्थ प्रॉब्लम, ये हम पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी, जब आपका 2-3 चैप्टर छोड़ के आएगा मेट्रोलॉजी, उसमें पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, कि कोई व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सब आएगा। शुरू करते हैं, वायु। पब्लिक हाइजीन चल रही है ना, ये जो पार्ट 1 है पब्लिक हाइजीन का है, ठीक है। वायु, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अलग अलग वायु के अलग अलग गुण पूछे जाते हैं। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, वायु के गुण दिशा के अनुसार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं पूर्वी वायु, इनको रटना ही है, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास।
पूर्वी दिशा की जो वायु होती है, पूर्व दिशा से बहने वाली जो वायु होती है, वो गुण के अंदर कैसी होती है? गुरु होती है और स्निग्ध होती है। रस जो होती है वो कौन से रस युक्त होती है? मधुर और लवण रस युक्त होती है। जब गुरु है तो मधुर रस होगा। ठीक है। दोष रक्त और पित्त को करने वाली होती है। रक्त और पित्त को बढ़ाएगी, लेकिन वात और कफ का शमन करेगी। मतलब कि वात का शमन करेगी। कफ को छोड़ो, कंफ्यूज होंगे। रक्त और पित्त को बढ़ाने वाली होती है। योग्य वात प्रकृति वाले में दे सकते हैं क्योंकि मधुर रस से युक्त है। थके हुए व्यक्ति में दे सकते हैं। कफ शोषण की अवस्था में, कफ अगर शोषित हो गया है व्यक्ति का, तो उस अवस्था में दे सकते हैं क्योंकि कफ को क्या होती है? ये बढ़ाने वाली होती है। अयोग्य, कफ प्रकृति के व्यक्ति में अयोग्य होती है। छत क्षीण के व्यक्ति में, क्योंकि कफ को बढ़ाने वाली होती है, लेकिन अगर कफ का शोषण हो चुका है उस व्यक्ति में, कफ क्षीण है बिल्कुल ही, तब ये दे सकते हैं। मतलब कि तब इस वायु का सेवन करना चाहिए, पूर्व दिशा की वायु का सेवन करना चाहिए। इसका मतलब ये दे सकते हैं का मतलब ये है इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति में कफ प्रकृति है तो ऑलरेडी उसमें कफ डोमिनेंट है, कफ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या होती है? अयोग्य होती है। छत क्षीण के व्यक्ति के लिए क्या होती है? अयोग्य होती है। विष से व्याप्त व्यक्ति में और व्रण में मेनली अगर पूछा जाता है तो वो रस और उसके दोष पूछे जाते हैं और एक गुण पूछा जाता है। ये 3 ही होते हैं मेन। क्वेश्चन यहीं से आता है। अब आती है दक्षिण दिशा की वायु। दक्षिण दिशा से जो वायु आएगी, जो बहेगी, वो वायु रस के अंदर क्या होगी? मधुर रस होगी, लेकिन अनुरस में कैसी होगी? कसाय होगी। गुण लघु होगा, गुरु नहीं होगा। गुरु इसका था,